हाय। तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे संजय दत्त की प्रॉब्लमैटिक सिस्टर इन लॉ के बारे में बात करके। अनफॉर्चुनेटली इना की एक भी फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपने जमाने में ये इतनी फिनोमिनल हुआ करती थी कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो बड़े फैमिलीज को हिला के रख दी थी, दत्त फैमिली को और कपूर फैमिली को। तो कौन है ये मिस्टीरियस इल्यूसिव प्रॉब्लमैटिक इना शर्मा, और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें प्रॉब्लमैटिक कह दिया गया? बस इतना ही कि एक शादीशुदा आदमी के अफेयर को पब्लिसाइज कर दिया था इंटरव्यू में बता करके। शादीशुदा आदमी थे उनके जीजाजी संजय दत्त, और जिनके साथ उनका अफेयर था वो माधुरी दीक्षित थी। और ये अफेयर चल कब रहा था? जब संजय दत्त की वाइफ ऋचा शर्मा वो कैंसर से पीड़ित थी और मरने के कगार पे थी। लेकिन क्या इसके वजह से ये अफेयर रुका? क्या बता दोनों को थोड़ी सी शर्म आ गई हो पब्लिकली जब ये बात इतनी फैल गई थी तो? नहीं, नहीं, ये अफेयर कंटिन्यूड रहा। फिर 1993 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में और उसमें संजय दत्त का नाम आता है, तब माधुरी दीक्षित एक बार में गायब हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में माधुरी प्रॉब्लमैटिक नहीं थी, संजय प्रॉब्लमैटिक नहीं थे, इना शर्मा प्रॉब्लमैटिक थी, या एटलीस्ट उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था पब्लिकली कि वो प्रॉब्लमैटिक है। आई गेस उन्होंने इस तमगे को ना, इस लेवल को कि वो प्रॉब्लमैटिक है, इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया होगा। इसीलिए आगे चल करके वो भी एक शादीशुदा इंसान से अफेयर करती है। और मैंने शादीशुदा इंसान क्यों कहा, आदमी क्यों नहीं? क्योंकि उनका अफेयर नीतू सिंह के साथ चला था, उनका अफेयर एक औरत के साथ चला था। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। संजय और माधुरी को किसी और दिन देखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, या नीतू और इना के रिलेशनशिप पे आने से पहले, मुझे एक बात बोलनी है जो शायद से थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, मगर मुझे बोलना है तो बोलना है। और वो बात ये है कि नीतू और इना का ये अफेयर एक्चुअली में एक अच्छी बात थी। मैं चीटिंग को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर अफेयर अच्छी बात थी। एटलीस्ट वो नीतू और ऋषि को एक बराबरी में ले आकर के खड़ा कर देता है। और वो बराबरी में ला करके खड़ा करता कैसे है, उसके लिए शुरू से शुरू करते हैं, ऋषि और नीतू के रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से। तो ऋषि कपूर हम सबको पता ही है कि कैसे फैमिली में बड़े हुए हैं, जहाँ पे अफेयर्स बहुत कॉमन हुआ करते थे। उनका भी नेचर वैसा ही था। जब उनकी सबसे पहली मूवी रिलीज होती है बॉबी, एक और मूवी में उन्होंने काम करा था बच्चे के तौर पे, लेकिन बॉबी के थ्रू ही वो एज एन अडल्ट लॉन्च हुए थे। तो जब ये मूवी बन रही होती है तब वो एक यास्मीन मेहता नाम की लड़की को डेट कर रहे होते हैं, कुछ सालों से बाय द वे। और जब तक में ये मूवी रिलीज होती है तब तक में डिम्पल कपाड़िया की शादी हो जाती है राजेश खन्ना से। तो डिम्पल की शादी मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद होती है, लेकिन मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई रहती है। ऑन द अदर हैंड ऋषि अभी भी यास्मीन को ही डेट कर रहे होते हैं। जब ये मूवी रिलीज होती है तो लोग इसमें बॉबी और डिम्पल के कनेक्शन को देखते हैं, इनकी केमिस्ट्री को देखते हैं, और दोनों के बीच में अफेयर है इस बात के र्यूमर्स बहुत अधिक उड़ने लगते हैं। अब इसकी वजह से डिम्पल के रिलेशनशिप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। लेकिन यास्मीन मेहता ऋषि से ब्रेकअप कर लेती है, और वो सही करती है बाय द वे, क्योंकि ये र्यूमर सच थी। चाहे जितना भी ऋषि इग्नोर करने की इस बात को या फिर छुपाने की कोशिश करते हैं, उन दोनों के बीच में अफेयर था। और ये बात सालों के बाद ऋषि कपूर अपने खुद के ऑटोबायोग्राफी में लिखते भी हैं। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला से लिया हुआ है। By the time Bobby was released in 1973, Stardust, which was the most popular magazine of its time, published a story about a budding romance between Dimple and me. Dimple, who by this time was already married to Rajesh Khanna, was not greatly affected by it, but it put an end to my relationship with Yasmin. I tried to get her back in my life, but she did not agree. क्योंकि इन दोनों के बीच में अफेयर वाकई में चल रहा होता है। एक तो ये कहानी है सबसे पहली, ये भी ऋषि ने खुद ही बताई है कि जब वो और यास्मीन डेट कर रहे होते हैं तो उन्होंने ऋषि को एक रिंग दी थी जिसपे पीस साइन बना हुआ था। तो बेसिकली वो रिंग उनके रिलेशनशिप का सिंबल थी। अब बॉबी के शूटिंग के टाइम पे ऋषि और डिम्पल इतना क्लोज हो जाते हैं कि डिम्पल का जब भी मन आए वो ऋषि के हाथ से वो रिंग लेती थी और खुद पहन लेती थी। लुक एट दैट ऑडेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब पहले तो किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत आएगी क्यों कि वो अपने गर्लफ्रेंड का रिंग लेकर के अपने उंगली में पहन ले रही है, जब तक कि वो आपके इतना क्लोज ना हो, कि वो कंफर्टेबल हो कि वो आपके लवर का रिंग आपके हाथ से निकाल ले रही हैं। और आपके मन में भी अपने लवर के लिए इतनी इज्जत नहीं थी कि आप डिम्पल को रोकें ऐसा करने से। अब आगे बढ़ते हैं। जब राजेश
राजेश खन्ना कुछ महीनों के बाद प्रपोज करते हैं डिम्पल को, तो वो उस रिंग को नोटिस करते हैं, उसे लेते हैं डिम्पल से और समंदर में फेंक देते हैं डिम्पल के घर के पास। और समहाउ ये बात मीडिया वालों को पता चल जाती है। तो हेडलाइंस ऐसी आती हैं कि राजेश खन्ना ऋषि कपूर की दी हुई रिंग को समंदर में फेंकती है। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि यास्मीन उन्हें छोड़ देती है। थैंकफुली यास्मीन में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है कि वो इतना ही डिसरिस्पेक्ट होने पे छोड़ करके चली जाती हैं। नीतू सिंह के तरह नहीं कि अपनी पूरी जिंदगी बिता दी ऋषि कपूर के पीछे लग करके। उस टाइम पे ऋषि बहुत कोशिश करते हैं यास्मीन को यही बोलने की कि उन्होंने चीट नहीं किया था एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन आगे चल करके इसी किताब में उन्होंने खुद से ही कहा है कि जब डिम्पल कपाड़िया का सेपरेशन होता है राजेश खन्ना से, डिवोर्स नहीं सेपरेशन, उन दोनों ने तलाक कभी भी नहीं लिया था, तो सेपरेशन के बाद डिम्पल की एक मूवी आती है ऋषि कपूर के साथ सागर नाम की, और जब वो दोनों काम कर रहे होते हैं इस मूवी में, तो उसके वजह से नीतू बहुत इनसिक्योर हो गई थी कि कहीं इन दोनों का अफेयर शुरू ना हो जाए फिर से और कहीं ऋषि उन्हें छोड़ ना दे डिम्पल के लिए। तो उसके लिए ऋषि कपूर ये लिखते हैं साफ साफ, शी नीडंट हैव वरीड, डिम्पल वाज अ फ्रेंड इवन इफ शी मे हैव बीन अ लिटिल मोर देन दैट ड्यूरिंग बॉबी। 10 years had gone by. She was coming out of a marriage with 2 children of her own and I was also well settled with 2 kids. तो यहाँ पे वो खुद से बोल रहे हैं कि वो बॉबी के टाइम पे एक फ्रेंड से कुछ ज्यादा थी, लेकिन अब क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं और मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो अब चिंता मत करो। यानी कि वो यास्मीन से सीधे सीधे झूठ बोल रहे थे। आई थिंक ये लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वगैरह कुछ रहे होंगे या फिर हुकअप वगैरह की सिचुएशन रही होगी, बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों सॉलिड रिलेशनशिप में थे। तो ये मैक्स टू मैक्स कोई अफेयर रहा होगा, कोई शॉर्ट टर्म हुकअप, कोई शॉर्ट टर्म फ्लिंग। तो यास्मीन छोड़ देती हैं। इसके बाद फिर ये नीतू कपूर के साथ 2-3 मूवीज करते हैं बैक टू बैक, और पूरे टाइम नीतू को परेशान करते हैं कि वो यास्मीन को कॉल करें और किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो ऋषि के साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाएं। और नीतू कोशिश करती हैं काफी वक्त तक, लेकिन यास्मीन कभी भी पीछे पलट करके नहीं देखती हैं। गुड फॉर हर। फिर यास्मीन ऋषि के ही एक दोस्त के साथ आगे चल करके शादी कर लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इतना अधिक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं कि उनकी कोई फोटो ही अवेलेबल नहीं है। खैर, यास्मीन के साथ ब्रेकअप होता है और ऋषि कपूर एज पर यूजुअल प्लेबॉय की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं, हुकअप्स, फ्लिंग्स, अफेयर्स एक्सेट्रा। लेकिन इन्हीं सब के बीच में ऋषि और नीतू भी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ऋषि का ऐसा कहना है कि इसी टाइम पे वो और नीतू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मगर जब आप आगे की कहानी पढ़ोगे ना, एक चीज बहुत क्लियर है कि ऋषि एक्चुअली में नीतू को भी अपने फ्लिंग की तरह या फिर अफेयर की तरह ही कंसीडर कर रहे थे। एज इन वो उनसे शादी करना नहीं चाहते थे। ये शादी भी जबरदस्ती हुई है ऋषि के पेरेंट्स की वजह से और उनकी बहन रितु की वजह से। और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि नीतू प्रेग्नेंट थी शादी से पहले ही। इनफैक्ट वो खुल्लम खुल्ला में ये बात खुद से कहते हैं कि अगर उनकी बहन रितु ने ये एंगेजमेंट और शादी नहीं करवाई होती तो वो नीतू से या तो कभी शादी किए ही नहीं होते या तो फिर कई साल बाद किए होते। और फिर उससे आगे बढ़ करके ये बोलते हैं कि वो उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए ही नहीं होते। तो वो ये बात एकदम क्लियरली बोल रहे हैं अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में। आई ऑफन थिंक आई मे नेवर हैव मैरिड नीतू और वी मे हैव गॉट मैरिड मच लेटर देन वी डिड। If it weren't for my sister Ritu, left to myself, I may never have taken our relationship to the next level. उनसे उनकी बहन ने बेसिकली ये कहा था कि उन्हें दिल्ली आना है क्योंकि एक फैमिली फ्रेंड की एंगेजमेंट है, तो वो जाते हैं दिल्ली में। और जब वो एयरपोर्ट में रहते हैं मुंबई में, तो वहाँ पे उन्हें दिलीप कुमार और सायरा बानो मिलते हैं और बात करने पे वो ये बोलते हैं दिलीप कुमार से कि वो एक एंगेजमेंट अटेंड करने जा रहे हैं। तो दिलीप कुमार का जवाब ये आता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम खुद एंगेज होने जा रहे हो ना। और ऋषि उसे हल्के में ले लेते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वही होता है, ऋषि का एंगेजमेंट करवा दिया जाता है नीतू से उनकी बहन और फैमिली के प्रेशर की वजह से। I was completely in the dark about my sister's plan to bring Neetu and her mother to Delhi too. And I was caught entirely off guard when my parents and close friends got Neetu and me to sit on a mandap meant for somebody else's engagement and made us exchange rings. They had decided that it was time for me to get hitched. और ये सब कुछ इतना अनप्लान्ड रहता है कि उन लोगों के पास रिंग्स भी नहीं रहती हैं। तो जो रिंग नीतू ने ऋषि को पहनाई थी वो एक रवि मल्होत्रा नाम के डायरेक्टर की थी। तो वो आर उस रिंग पे एक्चुअली में ऋषि के लिए नहीं था, रवि के लिए था। तो इस तरह से तो इन दोनों की एंगेजमेंट होती है कि ऋषि कपूर को कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या होने वाला है।
और फिर कुछ महीनों के बाद शादी हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, शादी के लगभग 7.5 या 8 महीने के बाद ही रिद्धिमा का जन्म होता है। मुझे पता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है तो रिद्धिमा का केस वही हो सकता है, लेकिन वही दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि एंगेजमेंट तो जबरदस्ती करवाई गई थी ऋषि कपूर की, तो मे बी वो शादी के मंडप तक जाने के लिए तैयार नहीं रहे होंगे, एंड एज अ रिजल्ट नीतू जी ने भी वही किया होगा जिसके लिए आलिया को अक्यूज किया जाता है, शादी से पहले की प्रेगनेंसी। क्योंकि दोनों, ऋषि और रणबीर, दोनों कमिटमेंट फोबिक हैं। ऋषि जी थे और रणबीर अभी भी हैं, तो ये सॉल्यूशन रहा होगा। हु नोज क्या हुआ था। इन दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन शायद से ऋषि कपूर को ये लगा होगा कि अब बच्चा तो हो ही गया है, अब नीतू जी जाएंगी कहाँ, और उनके सीरीज ऑफ अफेयर्स फिर से शुरू हो जाते हैं। इनमें से एक अफेयर हुआ था टीना मुनीम के साथ, और ये बात इतनी अधिक बढ़ गई थी कि टीना मुनीम के उस टाइम के बॉयफ्रेंड संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के घर पे आ गए थे उनके साथ मारपीट करने के लिए, और दोनों ही ड्रंक थे। तो नीतू कपूर को बीच बचाव करना पड़ता है, उन्हें बेसिकली अपने पति के अफेयर को छुपाना पड़ता है ताकि वो सेफ रहें। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था जब संजय दत्त की फैमिली के किसी मेंबर के साथ ऋषि और नीतू का पाला पड़ता है। इस बार ऋषि थे, अगली बार नीतू होंगी, लेकिन उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर में। फिर अगला अफेयर होता है जूही चावला के साथ। तो ऋषि कपूर ने जूही चावला के साथ लगातार 5 मूवीज की थी, और पूरे टाइम र्यूमर्स ये रही थी कि ऋषि कपूर और जूही एक दूसरे के साथ ऑन अगेन ऑफ अगेन अफेयर में थे। ये कोई लंबे टाइम का अफेयर नहीं था, लेकिन जब भी दोनों के मूवीज की शूटिंग शुरू होती है तब ये दोनों हुकअप करने लगते हैं। हालांकि काफी साल बाद उन्होंने कहा था कि जूही चावला के साथ उनके अफेयर की जितनी भी र्यूमर्स थी वो पब्लिसिटी स्टंट था, जिसके लिए उनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें और जूही को बोला था, और अनफॉर्चुनेटली वो भी उनके बातों में, उनके बहकावे में आ गए और इन र्यूमर्स को आगे बढ़ने दिया, बजाय उन्हें डिनाई करने के। उसी वक्त उनसे बेसिकली ये बोला गया था कि क्योंकि उन्हें ऑन स्क्रीन रोमांस करना है जूही के साथ, तो ऑफ स्क्रीन भी जूही के साथ रोमांटिक इमेज क्रिएट करने पे पब्लिक और भी आएगी उनकी मूवीज को देखने के लिए, और दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से ही अच्छी थी, तो वो मान लेते हैं उनकी बात। लेकिन मुझे ना ऋषि कपूर की इस बात पे उतना ही यकीन है जितना यकीन यास्मीन मेहता को था जब ऋषि ने ये बोला था कि उनका डिम्पल के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था। आखिरकार वो भी बाद में सामने आ ही गया खुद ऋषि के मुंह से, सो हु नोस। फिर अगले अफेयर की र्यूमर्स आती हैं पूनम ढिल्लन के साथ। एक्चुअली में ना पूनम ढिल्लन के साथ अफेयर जूही चावला से पहले चला था, और यहाँ पे भी वही बात होती है कि ये ऑन अगेन ऑफ अगेन अफेयर था। इन लोगों ने भी 4-5 मूवी साथ में शूट करी थी, और ये कहा जाता था कि जब भी इनकी शूटिंग स्टार्ट होती थी ये लोग एक साथ इन्वॉल्व हो जाते थे, और शूटिंग खत्म, मामला खत्म। और इस र्यूमर को तो ऋषि टाल भी नहीं सकते थे ये कह करके कि डायरेक्टर्स ने उन्हें बोला था कि लोगों के सामने अपने अफेयर के र्यूमर्स फैला करके केमिस्ट्री क्रिएट करो, जूही चावला वाले अफेयर की तरह। क्योंकि भले ही पूनम ढिल्लन और ऋषि कपूर ने कई मूवीज में एक साथ काम किया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मूवीज में वो दोनों एक साथ कपल्ड नहीं थे, दोनों के ऑन स्क्रीन पार्टनर्स दूसरे लोग थे। फिर इन दोनों के बीच में अफेयर की र्यूमर्स क्यों इतना थी जब ये साथ में काम कर रहे थे, आई डोंट नो। और मे बी ये सारी र्यूमर्स सच थी दोनों पूनम ढिल्लन और जूही चावला के बारे में, और जूही वाले केस में उनके पास एक एक्सक्यूज था कि हम दोनों साथ में पेयर्ड थे तो डायरेक्टर्स ने बोला था एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से वो उन रूमर्स को डिनाई कर सकते थे। फिर आता है दिव्या भारती के साथ अफेयर, और ये तो डेफिनेटली हुआ था, क्योंकि इस बार नीतू टीना मुनी वाले केस की तरह अफेयर के रूमर्स को डिनाई नहीं करती हैं। इस बार वो सामने आकर के कुछ और ही बोल देती हैं, इनफैक्ट एक्सेप्ट ही कर लेती हैं कि उनके पति के कारनामे क्या हैं। जस्ट सो वी आर क्लियर, ये अफेयर होता है 1990 से 1992 के बीच में, और इसी अफेयर के बाद नीतू सिंह एक इंटरव्यू देती हैं स्टारडस्ट मैगजीन को अपने हस्बैंड को डिफेंड करते हुए, जिसे लेकर के आज भी वक्त वक्त पे कंट्रोवर्सी होती रहती है। व्हाट डू यू मीन बाय इफ आई कॉट हिम हैविंग एन अफेयर? आई हैव कॉट हिम फ्लर्टिंग hundreds of times. I always seem to be the first to hear about his affairs on outdoor locations, but I know they are just one night stands. 2 years ago, I used to fight with him about it, but now, maybe because I have matured, I have learned to be indifferent. I have adopted the attitude of go ahead, let's see how long you'll do it. He always wonders how I come to know of his activities. I have a lot of friends and they tell me about it. I just say to him, I know about it, so let's forget about it. Mind you, he always owns up to it. What bothers him is that I never fight. I just avoid or ignore him for some time. We have become very confident about each other. I know his family comes first, so why should I bother his flings?
feelings. They are just passing fancies. He is too dependent on me. He can never leave me. I feel that men should be given a certain amount of freedom. They are flirtatious by nature. One cannot bind them down. But if we were ever to have a very serious long-standing affair or get married again, I would throw him out of the house and say, go live with her. इस पॉइंट तक ना उनके शादी को 12 साल हो चुके थे और मेरे ख्याल से नीतू को ये समझ आ गया था कि वो कभी भी चीट करना बंद करेंगे नहीं, तो उन्हें आदत पड़ चुकी रही होगी अपने हस्बैंड के अफेयर्स की। अब एक बार नीतू सिंह के स्टेटमेंट्स को देखिए इस इंटरव्यू में। आई ऑलवेज सीम टू बी द फर्स्ट टू हियर अबाउट हिज अफेयर्स ऑन आउटडोर लोकेशंस, बट आई नो दे आर जस्ट वन नाइट स्टैंड्स। अब जूही चावला और पूनम ढिल्लन के बारे में यही तो र्यूमर्स थी कि जब भी वो लोग शूट कर रहे होते थे वो इन्वॉल्व होते थे, शूटिंग खत्म, अफेयर्स खत्म। उन्होंने यहाँ पे वन नाइट स्टैंड्स, अफेयर्स, फ्लिंग्स, पासिंग फैंसीज ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं। तो बेसिकली वो जितने भी र्यूमर्स थे ऋषि कपूर के अफेयर्स के उनको कंफर्म ही कर रही हैं। फिर वो यहाँ पे बोलती है 2 years ago I used to fight him about it। ये इंटरव्यू 1993 का था। पिछले 2 साल में इनका अफेयर सिर्फ दिव्या भारती के साथ था, मतलब जैसे र्यूमर्स सुनने को मिल रही थी। लेकिन 2 साल पहले तक वो पूनम ढिल्लन, जूही चावला और भी अपने दूसरे को स्टार्स वगैरह के साथ इन्वॉल्व थे, जब नीतू का कहना था कि वो उनसे लड़ाई किया करती थी इन सारे अफेयर्स के बारे में। लेकिन दिव्या भारती तक पहुंचते पहुंचते वो यूज टू हो गई। सारे र्यूमर्स का कंफर्मेशन यहीं पे है इसी इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू के आने के बाद मई 1993 में ऋषि कपूर खुद स्टारडस्ट को बोलते हैं, नीतू कीप्स टेलिंग मी टू हैव एन अफेयर। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नीतू सिंह अपने हस्बैंड के चीटिंग की आदत को एक्सेप्ट कर ही लेती हैं कि वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। और वो जो कहती है ना कि अब वो उनसे इस बारे में बहस नहीं करती हैं क्योंकि अब वो मैच्योर हो गई हैं, इनडिफरेंट हो गई हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक वो लिटरली इमोशनली इस रिलेशनशिप से चेक्ड आउट हो गई थी। उन्होंने इस रिलेशनशिप को अपने मन में कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था। और जब ऐसा होता है ना तभी आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो किसी और के साथ, यानी कि आपका सीरियस अफेयर स्टार्ट होता है किसी और के साथ, और वही होता है जब इना शर्मा आती हैं। और एक और बात थी, ऋषि कपूर हमेशा से ही वॉयलेंट थे। शराब पी के आना, इसके बाद फिर घर में हाथापाई करना, मारपीट करना, ये बातें उनके घर में बहुत कॉमन थी और नीतू ही हमेशा उनकी विक्टिम हुआ करती थी। But I do feel that my father he was a short-tempered man, but he was a very good man. His temperament was so like volatile that it always scared me. Parents went through uh, like shitloads of like fights, where we live in a bungalow. So I've spent like most of my childhood on the staircases hearing them fight. So I was always a little scared. I was always on the edge. तो मे बी बाय दिस पॉइंट नीतू के हिसाब से जब तक वो घर पे नहीं रहेंगे और अपने अफेयर्स में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी रहेंगे तब तक वो घर आकर के उन्हें परेशान नहीं करेंगे, उनके साथ हाथापाई नहीं करेंगे। ये भी खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका है बाय द वे। इस इंटरव्यू को पढ़ने से एक नजर में तो ऐसा सा लगता है कि वो ऋषि कपूर के चीटिंग बिहेवियर को जस्टिफाई कर रही हैं। लेकिन जब आप इस बात पे ध्यान दो ना कि वो जिंदगी भर फिजिकल वायलेंस का शिकार रही हैं, तो ये कम्प्लीटली समझ में आता है मुझे कि ये उनका तरीका था अपने वायलेंट पति से दूर रहने का। किस और इंसान ने ऐसा ही बिहेवियर दिखाया है? जरीना वहाब ने, आदित्य पांचोली की वाइफ ने, लेकिन उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी वापस आते हैं तो 1993 के बाद सीधे जंप करते हैं 1997 में, और यहीं से शुरुआत होती है नीतू कपूर और इना शर्मा के लव स्टोरी की और ऋषि कपूर और नीतू कपूर के सेपरेशन की। तो सितंबर 1997 में स्टारडस्ट एक आर्टिकल छापता है जिसमें वो इना शर्मा और नीतू कपूर की फ्रेंडशिप को एक्सपोज कर देता है। इज नीतू कपूर फ्रेंडशिप विद इना शर्मा डिस्ट्रॉइंग हर मैरिज, और ये उस महीने का बड़ा स्कूप रहता है। Stardust ran a veiled story on Neetu's intimate friendship with Ina Sharma, संजय दत्त's controversial sister-in-law। जब पता चलता है ऋषि कपूर को इसके बारे में तो वो कम्प्लीटली बौखला जाते हैं और 2-3 मैगजीन्स को इंटरव्यू देते हैं काइंड ऑफ इना शर्मा और उनके फैमिली को, उनके पूरे फैमिली को ब्लेम करते हुए। बाय द वे, ऋचा शर्मा की यानी कि संजय दत्त के फर्स्ट वाइफ की, इना के सिस्टर की अभी तक में डेथ हो चुकी थी। ऋषि कपूर स्टारडस्ट को जो इंटरव्यू देते हैं उसकी हेडलाइन ये थी, अ जेलस फैमिली इज ट्राइंग टू सैबोटाज मी, ऋषि रिटेलिएट्स। October 1997, an anguished Rishi Kapoor squarely blamed a few disgruntled families in New Jersey, America for stubbing his marriage into shreds। फिर दूसरा इंटरव्यू वो देते हैं सैवी मैगजीन को और उसमें उन्होंने वर्ड बाय वर्ड ये बोला था, Suddenly an upstart like Ina crops up from nowhere and stakes
her claim in the relationship, stakes her claim, which marriage doesn't go through its share of tiffs and arguments, but we are not on the verge of a divorce. स्टारडस्ट ने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया था उस आर्टिकल में कि नीतू सिंह ऋचा शर्मा के फ्यूनरल को अटेंड की थी, और इना जब भी इंडिया में होती है तो वो कपूर्स के यानी कि नीतू कपूर ऋषि कपूर के ही घर में रुकती हैं, और ऋषि अपना बिजी रहते हैं अफेयर्स में। यहाँ तक कि जब ऋषि कपूर बिजी थे अपनी सबसे पहले मूवी को डायरेक्ट करने में, अब लौट चलें, तो उसके लिए वो लंदन गए थे, और उस वक्त नीतू सिंह अमेरिका के न्यू जर्सी में जहाँ इना शर्मा का घर है वहां चली गई थी। अब इस आर्टिकल को झूठा बताने के लिए ऋषि कपूर की ओर से कई लोग सामने आते हैं। उनमें से एक थे के.एस. संजय, जो ऋषि कपूर के पीआर कंसल्टेंट थे। उस वक्त भी पीआर कंसल्टेंट हुआ करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था, लिटरली इसके थ्रू मुझे पता चल रहा है। खैर, के.एस. संजय जी का ये कहना था कि उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आप लौट चलें की कास्ट शूट कर रही थी लंदन में, तब नीतू अमेरिका गई थी न्यू जर्सी में, और ये फैक्ट सही नहीं है क्योंकि आप लौट चलें की शूटिंग अमेरिका में ही हुई थी। तब कैसे नीतू को मौका मिलता न्यू जर्सी जाने का, क्योंकि पूरी कास्ट और ऋषि जी सब लोग तो अमेरिका में ही थे पहले से ही। तो जब इतनी बड़ी बात गलत बताई गई है उस आर्टिकल में, तो उसमें बोली गई बाकी की बातों पर भरोसा कैसे कर लें? तो ये एक्सक्यूज दिया गया था के.एस. संजय जी के हिसाब से। नाउ द थिंग इज, ये बात सही है कि आप लौट चलें की मेजोरिटी शूटिंग अमेरिका में ही हुई थी, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में, लेकिन उस मूवी के गानों की और कुछ खास शॉट्स की शूटिंग लंदन में हुई है। तो ये लोग सफाई भी ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। प्रॉपर रिसर्च करने पे या मूवी देखने में ही पता चल जाएगा कि उस मूवी के पोर्शंस की शूटिंग लंदन में हुई थी। इसका मतलब है कि जो स्टारडस्ट ने लिखा था वो सही था। उसी टाइम पे नीतू कपूर न्यू जर्सी चली गई होंगी। एक फैमिली फ्रेंड सामने आकर के ये कहते हैं कि ऋषि कपूर कोशिश कर रहे हैं इस शादी को बचाने की, लेकिन नीतू कपूर फाइनली इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती हैं, जो होता है बाय द वे, और उसी के लिए नीतू कपूर को पुलिस बुलानी पड़ती है। तो स्टारडस्ट का जो आर्टिकल था ना वो सही ही होगा जब इतनी सारी चीजें मैच कर रही हैं। तो खैर, 1997 का अक्टूबर बीतता है और 1 नवंबर को नीतू सिंह बांद्रा पुलिस को कॉल करती हैं रात के 3:45 पे, बेसिकली भोर में, और वो जो एड्रेस देती हैं वो ऋषि और नीतू के घर का ही रहता है। उनका ये कंप्लेंट रहता है कि उनके पति उन्हें पीट रहे हैं शराब के नशे में पूरी शाम से, लेकिन अब उनके पीटने की फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ गई है। उस पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं शीर्षत, वो एक शॉर्ट एंट्री करते हैं पुलिस स्टेशन की डायरी में कि उन्हें ऐसा फोन कॉल आया था, और इसके बाद फिर वो चले जाते हैं उस एड्रेस पे। जब वो उस एड्रेस पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे ऋषि कपूर मिलते हैं, जिनका ये कहना रहता है कि नीतू सिंह सो रही हैं और वो किसी भी हालत में उनसे नहीं मिल सकती हैं, उन्हें वो उठा नहीं सकते हैं। तो फिर थोड़ा देर बात करने के बाद सब इंस्पेक्टर वापस आ जाते हैं। फिर वापस आकर के वो उसी डायरी में आगे की भी चीजें भरते हैं कि उनका इंटरेक्शन ऋषि कपूर के साथ कैसा था उस एड्रेस पे जहाँ वो गए थे, और फिर 24 घंटे तक इंतजार करते हैं नीतू कपूर के दोबारा से फोन करने का, क्योंकि वो उनसे मिले नहीं रहते हैं। जब नीतू 24 घंटे तक उनसे कांटेक्ट नहीं करती हैं, तो वो फिर से वहां जाते हैं। इस बार नीतू उनसे बात करती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नीतू का चेहरा ही देख पाते हैं। मे भी उन्होंने फुल स्लीव्ड कपड़े पहने रहे हो तो सब कुछ कवर्ड रहा हो, और वो साफ साफ मना कर देती हैं कि उन्होंने कोई भी फोन कॉल नहीं किया था पुलिस स्टेशन पे। तब सब इंस्पेक्टर उनसे बोलते हैं कि अगर उन्हें कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए रिपोर्ट दर्ज करवानी है किसी के भी अगेंस्ट, तो वो कर सकती हैं पुलिस स्टेशन में किसी भी दिन। नीतू मना कर देती है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? ऐसा कोई ऑफेंस या क्राइम जिसमें बहुत सीरियस हाथापाई या मारपीट नहीं हुआ हो, उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इस केस में पुलिस अक्यूज्ड को तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसके लिए उन्हें पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है और उनसे वारंट इशू करवाना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी फिर अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है। डिफमेशन यानी कि मानहानि, और आपको अगर किसी ने वर्बली अब्यूज किया है यानी कि गाली गलौज वगैरह दी है, तो वो सब नॉन कॉग्निजेबल में ही आता है। ऋतिक ने जो कंगना को लीगल नोटिस भेजा था वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही था, लेकिन ये केस जो था ये सीरियस असॉल्ट या मारपीट का केस था, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था नहीं। लेकिन तब भी सब इंस्पेक्टर इसलिए बोलते हैं नीतू से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने को, क्योंकि उन्हें पता था कि नीतू अपने हस्बैंड को जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो नॉर्मल कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाएंगी जिसमें तुरंत अरेस्ट हो सके, और ना ही उनके पति उन्हें करने देंगे। तो अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए केस दर्ज करवा देंगी तो उसके वजह से एक तरफ तो ऋषि को जेल होगी नहीं, दूसरी तरफ इस रिपोर्ट की वजह से वो नीतू को मारेंगे पीटेंगे नहीं या अब्यूज नहीं
करेंगे आगे से इस रिपोर्ट की डर की वजह से। यानी कि पुलिस वाले में ज्यादा इंसानियत थी उनके खुद के पति के कंपैरिजन में, और इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। पहले तो पुलिस स्टेशन की डायरी एंट्री, उसके अलावा भी मीडिया में बहुत लोगों को ये बात पता चल गई थी। फिर डैमेज कंट्रोल के लिए नीतू सिंह भी एक इंटरव्यू देती है। उसमें वो बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ खास बात ही पढ़ रही हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहली बात तो वो सीधे सीधे मना कर देती हैं कि मैंने कोई फोन करा ही नहीं था, और हर शादी में किसी न किसी तरीके की मैरिटल प्रॉब्लम्स होती ही हैं, लेकिन उसकी वजह से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोगों को ऋषि कपूर के सक्सेस से जलन हो रही है कि अब वो डायरेक्टर बन रहे हैं एक्टर से, तो उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है इंडस्ट्री के द्वारा। Some time ago, a film magazine conducted a survey on the most perfect marriage and everyone mentioned the Rishi Neetu marriage. लेकिन कुछ लोगों को किसी की खुशी नहीं देखी जाती। I think this may be the work of someone who is jealous of our marriage and of Rishi turning director. फिर डायरेक्टली वो इना शर्मा को भी मेंशन करती हैं कि इना अमेरिका में रहती हैं, और जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिली थी तो वो 1 साल पहले मिली थी, और पिछले 4-5 महीने से मैं बहुत बिजी हूँ अपने पति को असिस्ट करने में, वो जो मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। फिर उनसे ड्रेडेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऋषि कपूर उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, और यहीं पे वो ऐसी बात बोलती है ना कि वो बेसिकली स्लिप अप कर गई हैं। Wonderful husband, home loving and very warm. We have a great marriage, great kids. In fact, I am assisting Rishi with the scripting, the costumes and other aspects of आप लौट चलें। अब ये सुनिएगा, ऋषि कपूर has never lifted his hand on his kids, and I guess that would answer the question as far as violence towards me is concerned. इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये नहीं बोला है कि ऋषि कपूर उनके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाए हैं। उनका ये कहना है कि ऋषि कपूर ने कभी भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया है, और वही मेरा जवाब है जब मुझसे ये पूछा जाता है कि ऋषि मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं कि नहीं। वो बेसिकली ये कह रही हैं कि अगर वो अच्छे पापा हैं तो इसका मतलब है कि वो अच्छे पति भी होंगे। अगर वो बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब है कि वो मेरे पे भी हाथ नहीं उठाते होंगे। I mean, वो इसी बात को बोलने की कोशिश कर रही हैं इनडायरेक्टली, लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो एक बात क्लियर है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया ही नहीं है कि ऋषि उन पर हाथ उठाते हैं कि नहीं। वो सिर्फ ये बोली है कि वो बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं, और वही आपके सवाल का जवाब है। यू नो वॉट, मे बी नीतू ने ये जानबूझकर बोला हो, हु नोस। मे बी वो हिंट कर रही हो पब्लिक को, डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी तो इनडायरेक्टली हिंट कर रही हैं। और ये हिंट करने की इतनी हिम्मत आई कहाँ से होगी बाय द वे? वो इसलिए आई थी क्योंकि वो इस शादी से थक चुकी थी, और इस वॉयलेंट एपिसोड के बाद घर छोड़ करके वो चली जाती हैं। अब इसका मेंशन मिलेगा आपको इस बुक में, द कपूर्स, द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा बाय मधु जैन। बाय द वे, इस बुक को रणधीर कपूर ने लॉन्च किया था, और कपूर फैमिली ने इस बुक को लॉन्च होने से पहले अपना ओके दिया था। आई मीन अपनी परमिशन दी थी, इसीलिए मैं इस किताब पे जा ही रही हूँ। Neetu Singh walked out of her home in the late 90s to a friend's house. Late 90s वही November-December of 1997, and only returned in 2000 when her husband's sister Reema was getting married. Earlier, Babita had moved out with her 2 daughters and stayed away. While Neetu evidently wanted to assert her individuality, she did not want to split the family. The film press went to town on the famous exit of the second Kapoor daughter-in-law. During her days away, she also filed an FIR with the Mumbai police, alleging that her husband had physically abused her. Rishi Kapoor at the time was going through a difficult transition from playing the main lead to character actor and later to director. The bouts of drinking had become more intense and his mood much darker. The Neetu Singh who took charge of the keys of their home on her return was far more confident individual. She has never looked as good. She looks more svelte and well-groomed than starlets half her age. Power yoga and her personal trainer, and of course, a 180-degree turn away from the Kapoor diet has brought about her physical metamorphosis. However, the inner transformation she talks of came about with her efforts to find and assert an identity. She read, observed, and most important, became internet savvy. तो वो घर छोड़ करके चली जाती हैं और 2-3 साल के बाद 2000 में आती हैं, और जितने टाइम के लिए वो घर के बाहर रहती हैं वो खाली नहीं बैठी थी, वो बेसिकली अपने वर्ड व्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। खैर, इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ रही थी। अब ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि मैंने ये बात बहुत बार सुनी है कि ऋषि कपूर जानबूझ करके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो नीतू नहीं समझ पाती थी, क्योंकि नीतू को ड्रॉप आउट करना पड़ गया था 9th स्टैंडर्ड में ही। तो
वो बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी और ज़िंदगी भर उन्होंने हिंदी, पंजाबी इस तरीके की लोकल इंडियन लैंग्वेजेज़ में ही बात करी थी और ऋषि कपूर का ये तरीका था उन्हें इंसल्ट करने का। तो ये कारण था कि जो 3-4 साल के लिए नीतू मिसिंग थी, वो अपने ऊपर भी वर्क कर रही थी और ऑलमोस्ट इसके बाद नीतू की इंग्लिश फटाक से इम्प्रूव हो जाती है, वैसे ही जैसे उनका हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है। आई मीन उनका फिगर चेंज हो जाता है डाइट चेंज करने की वजह से। और इस बार जब ऋषि को ये लगता है कि अब उनके लीड एक्टर होने का वक्त बीत चुका है, अब उन्हें या तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा या तो फिर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन अब उन्हें चॉकलेटी बॉय वगैरह कोई नहीं बुलाने वाला है। तो सब कुछ उनके हाथ से निकल रहा था और जब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उनकी बीवी भी अलग हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थी ईना शर्मा में और उसकी वजह से उनके बच्चे भी उनसे अलग हो सकते हैं, तब जाकर के फाइनली किसी तरीके से मना करके नीतू को वापस लाया जाता है क्योंकि वो भी डिम्पल कपाड़िया या फिर बबीता की तरह सेपरेट होकर के अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। एंड इसीलिए मैं कह रही थी कि ये पर्टिकुलर अफेयर ईना शर्मा और नीतू सिंह के बीच का अफेयर ये नीतू सिंह के लिए बेनिफिशियल था, उनके लिए अच्छा था। ये वाकई में उनके माइंडसेट को चेंज कर देता है। वो जिंदगी में पहली बार अपने लिए स्टैंड लेती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, खुद का फिगर से लेकर के अपनी पर्सनैलिटी, अपने बोलने का तरीका सब कुछ इम्प्रूव करती हैं और जब वापस आती हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बार घर की चाबियां यानी कि घर पे कुछ हद तक कंट्रोल उनका था। Who knows? मे बी इना पीछे से नीतू को सपोर्ट कर रही हो इस पूरे दौर में क्योंकि इना का नेचर बहुत ब्लंट था, बहुत आउटगोइंग था। जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली कॉल आउट किया था संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को और फिर एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर करना, तो एक बात तो क्लियर है कि इना अपने आप में बहुत बोल्ड नेचर की औरत थी और मे बी उन्हीं के साथ रहते रहते नीतू सिंह में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई हो ये सारे डिसीजंस लेने की। अब ऐसा तो नहीं था कि ऋषि कपूर ने अपना अब्यूजिव बिहेवियर कम्प्लीटली छोड़ दिया था, क्योंकि अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे ना सिमी गरेवाल के साथ, तो आप इसमें यही नोटिस करोगे कि ऋषि कपूर कितने रूड थे और वो भी ओपनली पब्लिकली। सो आई थिंक सिचुएशंस कम्प्लीटली तो चेंज नहीं हुई थी 180 डिग्री, बट लाइक मार पीट करना, हाथ पैर उठाना नीतू पे, ये खत्म हो गया था। एंड ये बस र्यूमर है, तो मुझे मालूम नहीं कि इसके पीछे कितना सच है, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये पूरी की पूरी बात रिवील हुई थी नीतू का इना के साथ अफेयर वाली बात रणबीर कपूर की वजह से। उसने कहीं पे स्कूल में या फिर किसी क्लब में, वो 15-16 साल के थे और उन्होंने कहीं पे ये बात बोल दी थी और उसके थ्रू ही ये बात लीक हुई थी, फिर स्टारडस्ट मैगजीन को पता चली और इसके बाद जो पूरा रायता फैलता है वो फैलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, रणबीर कपूर को ऐसी बात मालूम ही क्यों थी? दैट्स बिकॉज रणबीर और उनके माँ के बीच में बहुत क्रीपी टाइप का रिलेशनशिप है कि नॉर्मल माँ बेटे जैसा नहीं है और उसे ना मैं इमोशनल इंसेस्ट कहती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, बहुत सारे लोग उसे इमोशनल इंसेस्ट कहते हैं जब माँ और बेटे के बीच में बहुत क्रीपी टाइप का अटैचमेंट होता है। और मैं अगला वीडियो उसी पे बनाने वाली हूँ कि नीतू सिंह का बचपन कैसा था और फिर जब उनके अपने बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे पालती हैं, खासकर रणबीर को, और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो इमोशनली रणबीर कपूर में यानी अपने बेटे में ऋषि कपूर को ढूंढती थी। दिस इज अ रियल थिंग बाय द वे, इसीलिए इमोशनल इंसेस्ट का टर्म यूज किया जाता है। तो मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, दिस इज अ वेरी रियल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन गो थ्रू बिकॉज ऑफ देयर मदर्स। और उसी के वजह से दीपिका और कैटरीना दोनों का कभी चांस ही नहीं था कपूर फैमिली की बहू बनने का, और आलिया परफेक्ट थी बाय द वे उस रोल के लिए। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है या फिर आगे चल करके ऐसी कोई भी वीडियो देखनी है, देन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस, एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।